दो टर्म्स का ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन गिवन है, 10 और 8 हैं। उनका अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड करना है। तो देखो, इसको मैं पहले आपको वो बता दूं जो आप लोग करोगे। इन जनरल इसे कैसे करते हैं, बाकी इस क्वेश्चन का अभी वो तरीका बताऊंगा जिसमें आप 2 सेकंड भी बहुत होंगे इसको करने के लिए। इन जनरल बच्चा क्या करेगा, गुणोत्तर माध्य क्या होता है, सपोज 2 नंबर हमने ए और बी मान लिए, तो उसका जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा वो ए बी होगा। वो कितना होगा, 10। वो ए बी अगर दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देंगे तो ए बी की वैल्यू 100 मिलेगी। ठीक है। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab बटे a प्लस बी। हार्मोनिक मीन को इक्वल करेगा लड़का किसके, 8 के। तो यहाँ पे फिर ए बी की वैल्यू रखेगा 100, ए बी का मान कितना रखेगा 100। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू उसे मिल जाएगी 25। फिर वो निकालेगा कि समांतर माध्य होता क्या है, संख्याओं का योगफल बटे 2, यानी कि 25 बटे 2 यानी कि 12.5। इतना आपको नहीं करना है, ये मैंने इसलिए बता दिया कि इसका ये तो हो गया तरीका। बाकी आपको अगर एग्जाम में टाइम सेव करना है, कैलकुलेशन मिनिमाइज़ करनी है, तो आपको कुछ टेक्निक्स, कुछ फॉर्मूले, कुछ मिनिमाइज कैलकुलेशन को कैसे करना है, इन तरीकों पे वर्क करना पड़ेगा। तो कभी भी एक रिलेशन याद रखना, AM, GM और HM में जो आपका जियोमेट्रिकल मीन होता है वो होता है √AM और HM, यानी कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का स्क्वायर रूट ले लो तो इसमें ये रिलेशन होता है। ठीक है। ये मीन, अगर तीनों मीन गिवन हो, कोई भी संख्याएं बनी रहे, डायरेक्ट इसको आप अप्लाई करो और आंसर आपको विदिन 2 सेकंड मिलेगा। ज्योमेट्रिकल मीन कितना था, 10। तो 10 का दोनों को पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो 10 का वर्ग 100, उधर वर्ग करने पर स्क्वायर रूट हट जाएगा। ए हमें फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन, और एच कितना है, 8। अब यहाँ से 8 का इधर डिवाइड करेंगे 100 में, तो हमारा 100 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। कितनी ईजिली आ जाएगा अगर आपको ये टेक्निक पता है। तो इन्हीं टेक्निक्स पे इंप्लीमेंट करनी है, यही हमें। और मेक श्योर कि आपने मेरे वो प्रीवियस 5 पार्ट देख लिए हैं, उन 5 पार्ट में मैंने यही सिखाया। सेकंड क्वेश्चन है, एक स्फीयर का इक्वेशन है x² + y² + z² माइनस का 4x प्लस का 6y माइनस 8z माइनस 7 = 0। इसका हमें डायमीटर फाइंड करना है। देखो, बेसिक सबको पता होता है कि एक अगर सर्कल है उसका डायमीटर पूछा जाए तो पहले रेडियस निकालते हैं, g² + f² माइनस c से। ये यहाँ से हम ये बात कर रहा हूँ किसकी, रिवाइज करा रहा हूँ सर्कल के लिए। ये रेडियस निकलती है, फिर उसका डबल कर देते हैं। रेडियस का जो डबल होता है वही तो डायमीटर होता है। ये तो बात हुई सर्कल की। लेकिन ये भी क्या होता है कि नॉर्मली बच्चा कभी कभी क्या होता है, इग्नोर कर देता है स्फीयर वाली चीज़ों को, लेकिन एयरफोर्स के डोमेन में आती है ये चीज़ें। और मेरी कोशिश यही है कि एग्जाम तक वो सभी चीज़ें आप तक बता दूंगा जो एग्जाम में चांसेस हैं बन सकती हैं। तो इसके लिए आप याद रखना कि अभी सभी समझाऊंगा कैसे, u² + v² + w का स्क्वायर माइनस का कॉन्स्टेंट, इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये हमारी रेडियस आएगी, उसका डबल कर दो तो ये स्फीयर का डायमीटर का कंडीशन। अब देखो, u होता है 2ux 2f 2vy + 2 इसके डायमीटर के लिए 2wz होता है। तो हमें ये नहीं है कि हम कंपेयर करके पहले u निकाल रहे हैं, प्लस माइनस का लोचा कर रहे हैं, नहीं। हमने पता है कि u का भी स्क्वायर करना है, v का भी स्क्वायर करना है और w का भी स्क्वायर करना है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव भी होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। कुल मिला के इन तीनों का x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा कर दो, वो u हो जाएगा। x का 4 है, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, प्लस v निकालने के लिए हमें y के कोफिशिएंट का आधा कर देना है केवल। 3 का जो है वो 6 का आधा 3, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव का कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, और चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, तो 3 का वर्ग 9, प्लस अब z का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करो, 8 का आधा 4, 4 का वर्ग 16। ये मैं वो टेक्निक्स बता रहा हूँ जिनसे आप टाइम सेव कर पाओगे। माइनस पहले से लगा है और जो कांस्टेंट है वो माइनस का 7 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। अब इसका जब आप वर्गमूल लोगे तो फिर 16 और 9 25 और 4 29 और 7 29 और 7 36। ठीक है। तो 36 का मतलब हुआ, 36 का जब वर्गमूल लोगे आप तो आपका कितना आएगा, 6। और आपने क्लिक कर दिया, पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है सी ऑप्शन 6, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गलती बच्चे करते हैं, इनमें दिमाग लगाया फिर वो ये नहीं सोच पाते कि ये व्यास पूछा गया था लेकिन हमने रेडियस निकाल दी। ठीक है। हमें व्यास निकालना है तो इसका डबल करना पड़ेगा, यानी कि 12 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसको एक साथ फेंकें तो उन पर आने वाली नंबर्स हैं, उनका जो सम है वो 25 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। OMG 25 सैंपल स्पेस 4 के बनाते बनाते तो सर मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा यहीं पे। कितना सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, रुको ज़रा। प्रोबेबिलिटी पूछी है, सम 25 करना है। आप लॉजिकली सोचो, क्या सोचो कि एक पे जो मैक्सिमम डाइस पे जो मैक्सिमम संख्या आ सकती है वो 6 आ सकती है, दूसरे पे भी मैक्सिमम 6 आ सकती है, तीसरे पे भी मैक्सिमम 6, चौथे पे भी मैक्सिमम 6। मतलब अगर चारों का सम करेंगे तो जो फेवरेबल केसेस होंगे वो 24 हो सकते हैं, लेकिन जो फेवरेबल का सम जो है वो 24 तक हो सकता है। मतलब ये पीक है, क्या है, ये पीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने तो 25 करवाया है।
अगर प्रोबेबिलिटी होता क्या है, फेवरेबल केसेस बटे टोटल केसेस, और फेवरेबल जो है 25 हो ही नहीं सकते हैं, तो फेवरेबल तो 0 हो गए बटे फेवरेबल केसेस 0 है, क्योंकि 25 तक का सम होना पॉसिबल ही नहीं है, और नीचे कुछ भी बना रहे, अगर ऊपर 0 है तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अगर अल्फ़ा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस तरीके से है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिखा वैसे ही मेरे दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए। आगे क्या पूछा है डजंट मैटर, हमें पता है यार क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है कि अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 हो तो फिर हमें पता है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन नहीं सर, यहाँ पे तो अल्फ़ा है, ये तो अल्फ़ा तो रेडियो एक्टिव है, हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, ये क्यू ओमेगा कैसे हो सकता है। देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंडीशन अगर फुलफ़िल हो रही है, वेदर यहाँ पे अगर अल्फ़ा है, ओमेगा है, गामा है, कुछ भी है, तो वो भी फुलफ़िल करेगा। इस क्वेश्चन को भी उसी अप्रोच से कर सकते हैं। अल्फ़ा की पावर 31 है, तो अल्फ़ा की पावर 31 का मतलब अल्फ़ा की पावर 30 इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इस ये जो है वो 3 का मल्टीपल है। और ओमेगा का क्यूब, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9 या ओमेगा की पावर 127, कुछ भी 127 तो नहीं कटेगा, लेकिन 124 भी नहीं कटेगा, 129 कट जाएगा। तो ओमेगा की पावर कोई भी ऐसी पावर हो जो 3 से कट रही हो, उसका हमेशा मान 1 होता है। तो अल्फ़ा की पावर 30 का मान 1 इंटू अल्फ़ा, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 32 व्यक्तियों में से 30% ने क्या किया है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब जो सेविंग्स होती हैं, और उनमें से 17% ने क्या करा, शेयर्स में निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे पर्सन्स की संख्या क्या है जो इंटरसेक्ट यानी कि दोनों में निवेश करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय बचत पत्र हो चाहे शेयर हो। देखो वैसे मैं फोकस करता हूँ समझने पे, लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनमें एयरफोर्स एग्ज़ाम को मुझे नहीं लगता कि उनको बिना याद किए पास किया जा सकता है। जैसे यूनियन इंटरसेक्शन, जो आपने सेट्स समुच्चय पढ़े हैं, उसमें अगर 2 सेट्स का यूनियन का फॉर्मूले की बात करें तो ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन हो जाता है, ए और बी का जो इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब ओवरऑल कितने थे, 32 व्यक्ति थे, तो यूनियन की जगह पे 32 लिख सकते हैं। ए मतलब नंबर ऑफ, ए मतलब ए पहली कोई सिचुएशन, उसमें जैसे यहाँ पे ए का अगर हम राष्ट्रीय बचत पत्र कंसीडर करें तो उसमें 30 व्यक्तियों ने इन्वेस्ट करा, तो ए का मतलब 30। बी का मतलब दूसरी वाली स्कीम में कितनों ने करा, 17 ने। बी का मतलब यहाँ पे इसको मान लेते हैं शेयर्स को, तो शेयर्स में 17 ने करा। इंटरसेक्शन का मतलब यही हमसे पूछा गया कि दोनों में कितने ने किया, इसको हम के मान लेते हैं, यही तो पूछा गया था, बस इतना करना था। अब देखो 32 में से जब 30 जाएगा, 32, अच्छा के इधर लाते हैं, के को इधर लाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 32 को उधर ले आते हैं। 32 30 में से घटेगा तो इधर पे 30 तो घट जाएगा 32। अरे यार ऐसे समझ लो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं पूरा लिख के ही बता देता हूँ। कई बार क्या करता हूँ कि मैं कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग मिनिमाइज़ कर देता हूँ, तो फिर बच्चा क्या करता है कि वही से डाउट हो जाता है। अब देखो 30 में से 32 घटाना था, तो 32 पूरा नहीं घट सकता है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, क्योंकि 30 तो घट जाएगा। अब 17 में से 2 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 15, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो। सरल लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस लेमडा 6x माइनस वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर ये y एक्सिस के पैरेलल हो, कितनी अच्छी बात, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करानी है। एक बात मैं आपको बताऊं, एयरफोर्स का पेपर जो मैथ का आता है वो टफ नहीं होता है। अगर आपने 12th में बहुत अच्छे से बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो फिर जो मैथ आता है बस उसमें अप्रोच ऐसी लानी होती। अगर आप कहो कि सर 12th में हम पढ़ के ही आए हैं, फिर हमें एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने की नीड क्या है। एयरफोर्स की प्रिपरेशन करने का मतलब है आपने 12th में बेसिक्स तो सब तैयार कर लिए हैं, अब आपको कुछ हटके करना है। मतलब अब क्या है, 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आपको ऑब्जर्वेशन इतना, मतलब इस तरह की ट्रिक्स इम्प्लीमेंटेशन सीखने हैं। मैं ट्रिक नहीं कह रहा हूँ, ट्रिक वो अलग चीज़ होती है, तो जिनसे हम टाइम सेव करके सबसे जल्दी कर पाएँ, क्योंकि सिलेक्शन उसका होगा जो सबसे जल्दी कर लेगा। तो देखो ये क्वेश्चन जो है एक सिंपल लाइन है। अगर देखो y एक्सिस के पैरेलल, इसमें 2 तरह से क्वेश्चन होगा, या तो x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे x वाले गुणांकों को हम ऐसे छोड़ देंगे जैसे कोई अपनी x को नहीं देखता है, तो ये मेरी x है। क्योंकि y h के पैरेलल है तो हमें y के कोफिशिएंट से मतलब रखना है, तो y की कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 3y। मैं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन मिनिमाइज। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट ये लैम्डा का अंदर गुणा होगा 6, हमें x से मतलब नहीं है क्योंकि y के पैरेलल है, तो यहाँ पे लैम्डा का जब y में गुणा होगा तो प्लस का कितना, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस का लैम्डा y हो जाएगा, लैम्डा y। अब ये काय का गुणांक है, y का। अगर y h के समांतर है, अब ऐसे समझो, ये आपका मैं कोऑर्डिनेट बनाऊँ, अगर ये y अक्ष है, इस y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 0 होता है, तो सिमिलरली इसमें हम y का कोफिशिएंट, हम क्या y का कोफिशिएंट निकालेंगे, तो y अगर हम कॉमन ले लें तो 3 माइनस लैम्डा हुआ,
इसको 0 के इक्वल करेंगे, किसको 3 माइनस लेमडा को, y के गुणांक को। तो जब हमने 3 माइनस लेमडा को 0 के इक्वल करा तो लेमडा की वैल्यू हमें 3 मिल गई। यही हमसे पूछा गया था। हो सकता है कुछ बच्चों को तकलीफ हुई हो, तो तकलीफ अगर हुई है तो पहले अगर ऐसे क्वेश्चन करें तो ठीक है। अगर सपोज अगर ऐसे आपको तकलीफ हुई तो ऐसे बताओ, अगर कोई लाइन है और वो y अक्ष के पैरेलल है, ठीक है, ये भी एक अल्टरनेट हो सकता है। अगर ये y अक्ष के पैरेलल है तो इसकी स्लोप कितनी होगी बताओ। इसकी स्लोप आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। और स्लोप होता क्या है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट। तब भी इनफाइनाइट कोई चीज़ होने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी 0। तो इसको y के कोफिशिएंट को 0 तो हमें करना ही है। तो हमने पूरे पे फोकस ना करके, पूरा डेकोरेट ना करके, हमने केवल y का कोफिशिएंट देख लिया। y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 था, y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे माइनस का लेमडा था क्योंकि लेमडा का अंदर गुणा होता। तो केवल हमें इतने से मतलब रखना था। 3 माइनस लेमडा को हमने 0 को इक्वल करा, लेमडा की वैल्यू 3 आ गई। सिमिलरली अगर हमसे कहता कि एक्स एक्स के अगर पैरेलल था तो हम x के कोफिशिएंट से मतलब रखते। अगर P5, R इज इक्वल टू P6, R माइनस 1। पहले क्या होता था, आज से 2 साल पहले क्वेश्चन ऐसे लिख के आता था कि 5PR इधर लिखा होता है 6PR माइनस 1। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन पेपर होने लगा है, पहले ऑफलाइन होता था। तो अब ऑनलाइन होने लगा तो कंप्यूटर, और ये एक मॉडर्न लिखने का तरीका है। ऐसी कॉम्बिनेशन है तो आगे सी लगा देंगे, परमुटेशन है तो आगे पी लगा देंगे। बहुत सारे बच्चों को तो यही कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया। 2 बच्चे, दो कैटेगरी है। एक तो वो 12th पास आउट वाले जो अपने आप पे बहुत ईगो करते हैं कि हमने तो 12th पास किया है। उन्हें तो पता है कि उन्हें फैक्टोरियल लगाने की बड़ी आदत होती है। फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसको हल करेंगे 3 मिनट में और बहुत खुश होकर आंसर लगाएंगे। कि ये नहीं पता है कि तब तक दूसरा बच्चा 10 क्वेश्चन और कर चुका है। क्यों? क्योंकि ज़माना अब क्या है, ऑप्शन का। आपको 4 ऑप्शन क्यों दिए गए? आपको 4 ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं कि आपका ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए था कि पहला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी NPR है तो N शुड बी ग्रेटर देन R। अगर हम R का मान हम 9 ले रहे हैं तो हम इसको 5P9 लिख रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन होने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 9 क्यों नहीं हो सकता था। क्या पता ऐसे 3 ऑप्शन ऐसे ही होते जो कि 5 से बड़े होते, तो उनको तो हम ऐसे ही काट देते, ठीक है। अब हम ऑप्शन से मैं क्यों कह रहा हूँ, आपकी हैबिट अभी मुझे डलवानी है ऑप्शंस की। क्यों? जब आपने 5 उठाया, सभी आप लगा के देख लेना, जैसे ही आप 4 उठाओगे तो आपका हो जाएगा 5P4। 5P4 का मतलब हुआ 120। अब कैसे हुआ ये आपको भी पता है कि 5 चौको 20 दिया, 60 दूना 120। सिमिलरली अब आप हंसना नहीं, ठीक है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, दूना, तिया, चौथा, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं मतलब ऐसे ही हमने याद करे हैं बचपन में। तो अब देखो ऐसे ही यहाँ पे 6P, अब ये R माइनस 1, मैंने ऑप्शन 4 उठाया तो 4 में से 1 गया, 3 हुआ, तो 6 पंचे 30 तिया, 6 पंचे 3 चौको 12, 120 इसका भी हुआ, ठीक है। पंचे तिया करने में मुझे बहुत मज़ा आता है यार। तो ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको 1 सेकंड लगा था इसको एलिमिनेट करने में, 2 सेकंड लगेंगे इसको एलिमिनेट करने में, ठीक है। इनको एलिमिनेट, आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखना ही होगा। अब मैं चारों ऑप्शंस नहीं बताऊंगा कि एलिमिनेट कैसे करने हैं, बाकी मैं बस आपको एक बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपनी थॉट प्रोसेस में चेंज लाना है। तो यार परसों के वीडियो में हमसे एक गलती हुई थी जिसका आंसर हमने 4 क्लिक करवाया था, लेकिन राइट आंसर 7 था। तो इसके लिए बस आपसे एक बात कहूँगा, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि गलती हमसे ना हो, लेकिन अगर किसी वीडियो में जल्दबाजी में हमसे कोई गलती हो जाती है तो फिर मैं उसको, बहुत ज़रूरी है कि मैं मतलब हमेशा मैं क्या करता हूँ, जो गलती हमसे हुई होती है उसको कमेंट में पिन कर देता हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि पिन क्या होता है, कि जो आप कमेंट स्क्रॉल करोगे तो जो कमेंट सबसे ऊपर दिख रहा होता है वो क्रिएटर द्वारा पिंड किया होता है, तो उसको एक बार देख लिया करो। फिजिक्स के भी, आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, भले ही आप मेरे कुछ किसी वीडियो में, इंटायर वीडियो में कोई गलती आपको सपोज लगे कि नहीं है गलती, फिर भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप जाके कमेंट सेक्शन में एक बार देख लेना कि हमने कुछ उसमें पिन तो नहीं किया है, क्योंकि कुछ गलत याद मत कर लेना, क्योंकि 1 नंबर की बहुत वैल्यू होती है। और मैं कोशिश करता हूँ कि हमसे गलतियाँ इंसान से होती है, मैं डेली इंप्रूव हो रहा हूँ, आपसे सीख के। मेरा जो मिरर है, मेरा जो दर्पण है, मेरी ऑडियंस, आप सभी प्यार करने वाले हो, हमसे गलती होती है, आप हमें बताते हो, तो फिर हम उस चीज़ को पिन कर देते हैं। तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सबसे कि एक बार पिंड, मतलब एक बार कमेंट सेक्शन जाके जरूर देख लेना, सबसे ऊपर एक कमेंट होगा पिंड कमेंट। जिस वीडियो में पिंड कमेंट नहीं है मतलब उसमें कोई गलती नहीं है। अगर पिंड कमेंट दिख जाए तो एक बार देख लेना, मैं उसमें समझा देता हूँ कि इतने समय पर ये गलती हुई है, इसको आप लोग सही कर लो। इस क्वेश्चन को, जैसे मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ वैसे एयरफोर्स बाइनोमियल थ्योरम से प्यार करता है, और इसमें इसके एक्सपेंस में, इसके प्रसार में जो स्वतंत्र पद का मान होगा, मुझे पता है कि इन जनरल जो जैसे करते हैं वो सबको पता है कि पहले लगाएंगे TR+1, फिर उसका जो इसका एक्सपेंस करेंगे, फिर जो मिड टर्म्स पहले इसका मध्य पद निकालेंगे, उसकी पावर 0 करोगे। वो सभी मैं नहीं यहाँ पे बताऊँगा, यहाँ पे वो बताऊँगा जो आपको करना है। आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्वतंत्र पद का मान बताना है, एक्स से स्वतंत्र पद, ठीक है, उसका गुणांक अगर हमें फाइंड करना है,
तो आपने क्या करना है कि TR+1, अगर मान लो TR+1वां पद अगर मध्य पद है, तो हम अगर R की वैल्यू मिल जाए, तो जैसे कोई कह दे कि 7वां पद, तो T6+1, यानी कि R की वैल्यू अगर कोई हमें जल्दी से बता दे, तब तो हम कोशिश कर भी सकते हैं विद इन, वैसे अभी 20 सेकंड से कम में ये नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, लेकिन R की वैल्यू कैसे निकालें, तो R की वैल्यू निकालने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। R की वैल्यू में जो पावर होगी आपकी, जो पावर होगी 9, उसमें गुणा कर देना है फर्स्ट टर्म की पावर से 2 से, और नीचे इन दोनों की जो इस पे पावर होगी और जो इस पे पावर होगी, इस पे पावर 1 है, उस पे पावर 2 है, तीनों को जोड़ देना है। तो जब कट करेंगे तो ये 3 बार कट हो जाएगा, तो R का मान 6 मिल गया। अब मैं आपको इसको अगर समझा के लिखना चाहूँ, तो अगर कहीं भी px + 1/qy की पावर n है, ठीक है, और उसमें स्वतंत्र पद से इस तरह से का क्वेश्चन आ जाए, और R की वैल्यू डायरेक्ट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो R होगा वो आपका होगा n इंटू एक्स का, x की जो पावर होगी n इंटू एक्स की पावर ऑफ x बटे आपका होगा क्या, x और y की पावर का सम ऑफ पावर ऑफ x + y, ठीक है। ये होता है डायरेक्ट R निकालने का तरीका। इसको आप कर सकते हो। देखो मेरा असिस्टेंट, लंच का असिस्टेंट हमें रिमाइंड करा रहा है कि आपका लंच का टाइम हो गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ाने में लगा हुआ हूँ। तो देखो कोशिश करना आप, थोड़ा मेहनत करना, तो ये आपको बहुत जल्दी कर पाओगे। आप सीधा 9 लिखोगे, और इसका फॉर्मेट इन जनरल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, सीधा x² + 1/x होगा या -1/x होगा। तो इसकी पावर 2 है और इधर इसकी पावर 1 है, तो दो वाली पावर का 9 में गुणा कर देंगे ऊपर, और नीचे तीनों पावर दोनों जोड़ के लिख देंगे 3, तो इसकी पावर कितनी आएगी आपका 6 आ गया। अब R का मान 6 आ गया। R का मान क्या आया, TR+1। अब R का मान 6 अगर आया है तो क्या होता है NCR, यानी कि 9C6 NCR, x की पावर n-r और a की पावर r। यहाँ पे अननेसेसरली नहीं लिखेंगे क्योंकि x² है और वो पूरा कट जाएगा। तो अगर लिखना भी चाहें तो हम लिख के आपको दिखा देते हैं, नहीं तो आपको बुरा लग जाता है कि कई बार आप कैलकुलेशन छोड़ देते हो। तो NCR हमने लिखा। उसके बाद अगर मैं और लिखना चाहूँ, फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 होता है NCR x की पावर n-r, मतलब x² की पावर n-r, मतलब 9 में से 6 जाएगा 3, इंटू a की पावर r। a कितना है -1/x, उसकी पावर r का मतलब 6, तो ये पावर 6 से ये पावर 6 कट जाएगी, और ये -1 की पावर a1 था तो ये +1 बना देगा, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया था। और आप भी हैबिट डालो इग्नोर करने की, ठीक है। अगर इग्नोर इन चीज़ों को करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। 9C6 को हम 9C2 भी लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि NCR बराबर NCn-r होता है। 9C3 का मतलब हुआ कुल मिला के, अब हमें 9C3 नहीं कह रहा हूँ, 9C3 9 गुणा 8 गुणा बहुत सर 7/3 का मतलब 3 गुणा 2 इंटू 1। अब ये 1 भी लिखने की आदत छोड़ दो, क्योंकि 1 कुछ नहीं उखाड़ पाता है। 3 ये 4 टाइम्स कट गया, तो 12 का गुणा 7 में करोगे तो मेरे हिसाब से 84 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। 10a - c किसके बराबर है, तो देखो यार 10 30 भी याद करके गया था, 60 भी याद करके गया था, 45 इवन हमने 90 भी याद कर लिया था। लेकिन यार अभी क्या है कि इन्होंने ये पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया है कि ये 90 है, लेकिन आपसे पूछा है कि आपको पता है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है। अगर ये और ये परपेंडिकुलर हैं तो ये कितना होता है 90। अगर ये 90 है और ये 75 है, आप एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। अगर ये 75 है, ये 90 है, और इस वाले को हम x मान लें, तो फिर पूरा कितना होता है 180। अब अगर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 90 और 75 जोड़ो तो 165 हुआ। 165 जब उधर जाएगा तो 180 में से घटेगा, तो फिर इस एंगल का मान कितना आएगा 15। कितना आ गया 15। अब हमसे कुछ भी पूछ लो, a - c मतलब 75 में से 15 घटाओ, उसका मान बता दो। चलो 75 में से 15 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा 60। तो tan 60 का ही तो मान बताना था। tan 60 का मतलब होता है √3 कोई ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा आंसर डी हो गया, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, सीधा नहीं सोचना कि 10 90 पूछेगा आप इनफाइनाइट बता के आगे बढ़ जाओगे। नहीं, आप क्वेश्चन क्या है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे अपीयर होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पेपर का लेवल स्लाइटली बढ़ रहा है। 45x - 49 की पावर 4 के एक्सपेंड में इसका विस्तार करो पहले, फिर इसके जितने भी गुणांक आए उन सब का योगफल। यार यही करता रहूँगा क्या, चलो स्किप कर देता हूँ। इतने पहले गुणांक निकालो फिर उनका योगफल करो, इतना तो टाइम ही नहीं है यार। मुझे भी पता है, कॉम्पिटिटर जो फ्रेम करा है क्वेश्चन एग्जामिनर ने, उसको भी पता है कि आपको कितना टाइम है। वो वैसा ही क्वेश्चन देगा जो आपको उस अकॉर्डिंगली टाइम में हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो लोचा है। अब लोचा भैया क्या है कि इसमें x की वैल्यू 1 रख दो, बहुत ईजिली आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने x की वैल्यू हम क्यों रख पा रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो हमारे चर से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस क्योंकि ऑप्शंस में x जैसा कुछ है ही नहीं, तो x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। तो हम x का मान जैसे ही 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 45 - 49। 45 में से जब 49 घटेगा तो 49 बड़ा है, इसलिए बड़े वाले का चिन्ह माइनस आएगा, यानी कि -4
की पावर 4 आएगा। यानी कि माइनस की पावर जब इवन होती है, माइनस की पावर जब इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, और 2 की पावर क्या हो जाएगा 256। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 256 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ऐसा एक क्वेश्चन जनरली जैसे कहेगा cos 30 cos 60, जैसे ये बहुत आता है साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80, मतलब जो डिफरेंस है होता है कॉस में आता है, कहीं 15 से भी स्टार्ट होने लगा है, 15 25। तो इन तरीकों पे मुझे पता है कि आप लोगों की कमांड होगी, क्योंकि एग्जाम अब बिल्कुल होने ही वाला है, तो अब इसका तो टाइम नहीं है कि पूरा इन डिटेल कराऊं। बाकी मैं एक आपको यहाँ पे कुछ सिखाना है कि कभी भी साइन ए साइन थीटा, ठीक है, और साइन 60 प्लस थीटा, इस फॉर्मेट पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, और साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा दिख जाए, मतलब कोई एक साइन थीटा हो और उसी में साइन में से वो घटा के कहीं लिखा हो और वो साइन में 60 में वही जोड़ के लिखा हो, तो उसे सीधा 1/4 साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कभी भी आपको लगे कि कोई एक ऐसा थीटा है जो एक बार तो 60 में से घटा के उसी के साथ लिखा गया है, एक बार 60 में जोड़ के लिखा गया है, जैसे इसको भी, जैसे 10 है, 60 में घटाओगे तो 50 लिखा गया है, 60 में जोड़ोगे तो 70 लिखा गया है, ये अगर दिख जाए तो आप समझ लो आपको बोनस मिल गया, बोनस मार्क्स मिल गए, क्योंकि आपको पता है कि इस चीज़ का मतलब होता है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। इसे हम डायरेक्ट 1/4 साइन 3 थीटा लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा, 3 थीटा का मतलब 10, ठीक है। इसी में तो 60, ये इसी का तो खेल हुआ है 60 के साथ, तो साइन 30 हो जाएगा, ये साइन 30, तो 1/4 साइन 30 का मान 1/2, यानी कि इस पूरी का मान आ गया 1/8, यानी कि 1 माइनस 1/8, यानी कि 7/8 इसका राइट आंसर। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि आप अगर ये रट के जाओगे, मैं बहुत बार ये देख रहा हूँ, ये चीज़ प्रीवियस सेशन में बहुत सारे बच्चों से हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि वो याद तो कर लेते हैं, मान लो याद कर लिया cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, उन्होंने याद कर लिया 1/16, सवाल में क्या होगा, वहाँ 60 होगा ही नहीं, सवाल में क्या होगा, मतलब थोड़ा चेंज जरूर होगा। एग्जामिनर भी जानता है साइन 10 साइन 20, इनका एक और तरीका है जिनको आप बिना कैलकुलेशन के कर सकते हो। तो मुझे अब इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब किसी स्पेसिफिक चैप्टर को पढ़ाऊं। बाकी जैसे अगर आप कमेंट करो, अगर इन पे आपकी कमांड नहीं, क्योंकि अननेसेसरली मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा, अगर इन क्वेश्चंस को आप जल्दी से नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगा। अगर मैक्सिमम कमेंट आते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने की ट्रिक मतलब याद ना करो और फिर भी कम समय में कर लो, ऐसा अगर आप लोग कहोगे तो मैं कल ही इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा 15-20 मिनट का, फिर आपसे ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। आई होप ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रहे होंगे, और जो पार्ट इसके 5 हो चुके हैं, जितने भी 4 या 5 पार्ट हो चुके हैं उनको भी जरूर देख लेना, और फिजिक्स भी पढ़ते रहो, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। और फिजिक्स कैसे पढ़नी है पहले वो वीडियो देखना है स्ट्रेटेजी का, उसके बाद फिजिक्स पढ़ना शुरू करना, क्योंकि इन बचे दिनों में क्या पढ़ना है उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उस वीडियो को देख के तब फिर इनिशिएट करना।